हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज हम डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर सेकंड शुरू करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से वो वीडियो देख सकते हैं। आज चैप्टर सेकंड में हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जानेंगे और नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल बीबीएस फार्मा ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके क्या क्या फंक्शन है और इसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सब आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। It is the building block of all living things from the smallest bacteria to the largest whale. सेल क्या है? बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है लाइफ के लिए। जैसे क्या है कि हमारा ये जो एक सेल है, तो ऐसे करके बहुत सारे सेल जुड़ के क्या बनाते हैं, जॉइंट होके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। फिर वो बहुत सारे टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। टिश्यू क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, सेल से हुई थी, और इससे क्या है, पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे कि सेल क्या है, बहुत सारे सेल ने मिलके क्या है, टिश्यू बनाया। जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू है, तो वो क्या करेंगे, टिश्यू बनाएंगे। फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या है, एक ऑर्गन बनाएंगे। जैसे कि हार्ट, ब्रेन, लीवर, ये सब क्या है, ऑर्गन है। तो बहुत सारे टिश्यू ने मिलके ऑर्गन बनाया और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या है, ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और उसके बाद बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। चाहे वो कोई एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो वो किससे मिलके बना होता है, सेल से। जैसे क्या है, एक ईंट होती है, वो क्या है, एक ईंट को हम जोड़ते रहेंगे तो एक पूरी दीवार बन जाती है। फिर वो चार दीवार मिलके एक कमरा बना लेती हैं। फिर वो कमरे मिलके क्या है, एक पूरा घर तैयार कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या है, वो ईंट क्या है, घर के लिए एक बेसिक और फंडामेंटल यूनिट हुई। वैसे ही क्या है, लाइफ के लिए सेल क्या है, बेसिक और फंडामेंटल यूनिट होता है। ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है सभी लिविंग थिंग्स के लिए। जितने भी एक इवन एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है जो सिर्फ यूनिसेलुलर है, यानी कि जिसके अंदर एक सेल है, वो भी क्या है, सेल से ही बना है। और सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म, लार्जेस्ट व्हेल जो होती है, वो भी सेल से मिलकर ही बनी है। यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब क्या है, सेल से मिलकर बनते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सभी ऑर्गेनिज्म क्या है, सेल से मिलकर बने हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, आर कोल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो क्या है, सिर्फ एक सेल से मिलके बनता है, मतलब कि एक सेल है वही ऑर्गेनिज्म है पूरा का पूरा, तो वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि यानी कि एक, और सेलुलर मतलब कि सेल। एक सेल से मिलके बनने वाला ऑर्गेनिज्म क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। While others like us composed of many cells are called multicellular organism। लेकिन जो और हैं, जो बहुत सारी सेल से मिलके बने हैं, जैसे कि एनिमल, प्लांट्स, हम ह्यूमन बींग्स हो गए, तो हम सब क्या है, बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, तो उनको क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब क्या है, हिस्ट्री क्या है सेल की, सेल का हमें कैसे पता चला, किसने इसके बारे में रिसर्च की थी। हिस्ट्री ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। रॉबर्ट हुक थे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या है, सेल को डिस्कवर किया था, सेल के बारे में बताया था कि सेल जैसी चीज भी होती है। उन्होंने ये बताया था 1665 में। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो क्या था, डेड सेल था, उसके अंदर कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि सेल जैसी कोई चीज होती है। उसके बाद क्या है, एंटन वॉन लियनहुक first saw and described live cell under the compound microscope with higher magnification। पहले ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने क्या है, लाइव सेल यानी कि जिंदा सेल देखा था और उसके बारे में बताया था, वो कौन थे, एंटन वॉन लियनहुक। इन्होंने क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो इनका खुद का ही बनाया हुआ था, उसके हेल्प से क्या है, लाइव सेल को देखा था और फिर इसको क्या है, डिस्क्राइब किया था।
इन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या है सेल के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा था। मतलब उससे पहले क्या है, सेल के बारे में तो बता दिया था, लेकिन सेल के अंदर और क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, इसके बारे में सबसे पहले 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। अ बोटेनिस्ट प्रोवाइड द वेरी फर्स्ट इंसाइट्स इनटू द सेल स्ट्रक्चर, जिन्होंने क्या है सेल के स्ट्रक्चर की जो भी इंसाइट इमेजेस वगैरह थी उनको देख के उसके बारे में बताया था। ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था प्रेजेंट इन द सेल ऑफ ऑर्चिड। ये क्या है उस टाइम पे ऑर्चिड प्लांट पे स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि सेल के अंदर क्या है बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और उसी के अंदर क्या है न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, तब इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवरी की थी। उसके बाद क्या है, सेल्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स क्या है, दो हैं सेल की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स, इट इज अ टाइप ऑफ सेल दैट लैक्स अ न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो क्या होते हैं, इनके अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है ना ही जो अदर सेल ऑर्गेनली है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स वगैरह नहीं होते हैं इनके अंदर। मतलब एक प्रॉपर ऐसे ऑर्गेनाइज कुछ भी नहीं पड़ा होता, बस एक सेल होता है जैसे कुछ इस तरह से कि ये एक सेल है और इसके अंदर सब क्या है, सब कुछ मिक्स होगा। और यूकैरियोटिक सेल में क्या है, सब कुछ वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियस अलग होता है, साइटोप्लाज्म यहाँ पड़ा होता है, तो इसके अंदर क्या है बहुत सारी अलग अलग तरह की सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक है जिसमें कुछ भी वेल डिफाइंड नहीं होता, ना तो कोई मेम्ब्रेन होती है जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अलग अलग करे, तो ये क्या है प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। इट इज फाउंड मेनली इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो किस में मिलता है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे में पाया जाता है। उसके बाद है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या है, किस टाइप के सेल हैं ये, विच पोसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनवेलोप एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ इस तरह का होगा जिसके अंदर क्या है, ये सेल हो गया, इसके अंदर सभी ऑर्गेनलीज जो है वो क्या है अलग अलग सेपरेट आउट हो रखे हैं, ऐसे मिक्स नहीं हो रखी। और न्यूक्लियस जो है वो एक न्यूक्लियर एनवेलोप के अंदर कवर होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म से अलग होता है, सब कुछ वेल डिफाइंड होता है, बिल्कुल अच्छे से सब कुछ दिख रहा होता है इसमें। तो ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। फाउंड इन ऑल द प्रोटिस्टा प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। जो यूकैरियोटिक सेल है वो प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल्स और फंजाई में पाया जाता है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल है ऐसा नहीं है कि वो सभी सेम होंगे, वो क्या है वेरी करते रहते हैं एनिमल टू एनिमल, या फिर जैसे भी ऑर्गेनिज्म है प्लांट के अंदर क्या है कुछ ऐसी सेल ऑर्गेनलीज होंगी जो ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है, यानी कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि यूकैरियोटिक सेल सभी ऑर्गेनिजम्स में जिनमें भी यूकैरियोटिक सेल मिलता है वो हमेशा सेम ही रहे, ऐसा नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हमें क्या है इस चैप्टर में सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसके जो जो कंपोनेंट्स होते हैं सेल के स्ट्रक्चर में और उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं वो सब हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चर विद द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब जो सेल होता है वो क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होगी, साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है, यानी कि कुछ इस तरह का होता है। अगर हम रफली देखें तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, एक फ्लूइड पड़ा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियर एनवेलोप बना होगा जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस अलग से रखा हुआ होता है। ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को ये जो न्यूक्लियर एनवेलोप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम बोल सकते हैं, ये क्या है सेपरेट आउट करती है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह की ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होंगी जो क्या अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सेल का स्ट्रक्चर होता है। विद इन साइटोप्लाज्म वेरियस सेल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, each with specialized functions surrounding the cytoplasm. There is a covering called cell membrane. अब जो भी सेल ऑर्गेनलीज है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होंगी, तो उन सब के क्या है स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो वो परफॉर्म करती हैं। जो साइटोप्लाज्म के बाहर जो कवरिंग होती है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म को चारों ओर से घेर के रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेल
मेम्ब्रेन। ये क्या है, स्पेसिफिक होती है कि किस चीज को अंदर आने देना है और किस चीज को नहीं आने देना सेल में, किस चीज को बाहर निकालना है, किसको नहीं निकालना, मतलब इन और आउट का काम क्या सेल मेम्ब्रेन करती है मेनली। फर्स्ट है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर दैट सेपरेट्स द सेल इंटीरियर फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होगी ना, ये क्या करेगी, इंटीरियर अंदर के और बाहर के एनवायरनमेंट को सेपरेट आउट करके रखते हैं कि सब कुछ मिक्स ना हो। ठीक है, जो भी बाहर का एनवायरनमेंट है भाई, कुछ भी चीज इसके अंदर ना आ सके, जो स्पेसिफिक आनी है वही चीज इसके अंदर आए, और जिसको बाहर जाना वही चीज इसके अंदर से बाहर जाए। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब ये सिलेक्टिव चीजों को ही परमिट करती है अंदर आने के लिए, परमिशन देती है। और इंटीरियर जो अंदर का एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, जो अंदर की चीजें और बाहर का जो एनवायरमेंट है, उन दोनों को क्या है, सेपरेट आउट करके रखती है। ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्या है, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज द थिन इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल बैरियर विच इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ फोस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स। ये क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन है, थिन इलास्टिक और फ्लेक्सिबल बैरियर है, यानी कि ये इलास्टिक, बिल्कुल एक पतला सा इलास्टिक और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, जो क्या है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है और प्रोटीन से बना होता है। ये कुछ इस तरह से बना होता है। यहाँ पे क्या है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर होगी, ये यहाँ पे प्रोटीन होता है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है, जिसमें क्या है, फोस्फोलिपिड की 2 बाइलेयर होती हैं और प्रोटीन होता है। इससे क्या है, अब यहाँ से ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यहाँ से कुछ क्या है, एंटर करता है, वो इसी के थ्रू करता है। It contains pores that allow the passage of water, oxygen and CO2 in and out of the cell. ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे क्या है, वाटर और ऑक्सीजन क्या है, अंदर आ सकती है, और जो CO2 है वो सेल से बाहर जा सकती है। यानी कि इन और आउट के लिए मटेरियल के पोर्स बने हुए होते हैं सेल के अंदर, विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द होम्योस्टैटिक बैलेंस ऑफ द सेल। तो जो ये पोर्स होते हैं सेल के अंदर की, क्या है, होम्योस्टैटिक बैलेंस बना के रखते हैं सेल के अंदर। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन होम्योस्टैटिक बैलेंस बनाने में। ठीक है, क्योंकि अगर जो भी CO2 है, वेस्ट मटेरियल, वो बाहर चला जाएगा, और क्या है, वाटर और ऑक्सीजन जो भी रिक्वायर्ड है वो सेल के अंदर आ जाएगा। इससे नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज में क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, फ्लूइड पड़ा होता है, तो इसके अंदर क्या है, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम सेल ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी अपरेटस, वैक्यूल, लाइसोसोम, तो ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल ऑर्गेनेलिज। यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या है, सेल ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। अब हम साइटोप्लाज्म पढ़ रहे हैं, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म इट इज द जेल लाइक सब्सटेंस विद इन अ सेल लोकेटेड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जेल जैसा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल में ही होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में कुछ भी वेल डिफाइंड नहीं होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये जो जेल्स लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, वाटर, अलग अलग साल्ट और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह की सेल ऑर्गेनेलिज, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज। फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है, ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको क्या है, पावर हाउस भी कहा जाता है सेल का। पावर हाउस यानी कि जहां से पावर मिल रही है, तो बिजली मिलती है एक तरह से। तो जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है सेल में, वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इट इज द लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली एंड इट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ फूड इनटू द एटीपी थ्रू सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसके अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है, जिसमें ये क्या करते हैं, जो फूड इन्हें मिला है उससे ये क्या बना देते हैं, जो फूड इन्हें मिलता है उससे ये
एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन सी प्रोसेस से? सेलुलर रेस्पिरेशन से, जिससे क्या है इन्हें एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी सेल यूज करता है अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। Mitochondria have a double membrane structure and use aerobic respiration to generate ATP। जो हमने सेलुलर रेस्पिरेशन बोली वो किस टाइप की होती है? एरोबिक होती है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी रेस्पिरेशन, और जो रेस्पिरेशन होगी उससे क्या है? एटीपी जनरेट होगी। एटीपी क्या है? एनर्जी की करेंसी है, यानी कि एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में यहाँ पे जनरेट होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये डबल मेम्ब्रेन कैसे होता है? यहाँ पे तो ये क्या है? बाहर की एक लेयर हो जाती है और उसके अंदर क्या है? एक और लेयर होती है जो कुछ इस तरह से होती है, फोल्डेड होती है, जिससे इसका सरफेस एरिया क्या है? इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनली है ये साइटोप्लाज्म के अंदर। इसमें क्या है? ये जो अंदर वाली है ये तो क्या है? इसकी इनर मेम्ब्रेन, और ये वाली क्या है? इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसके अलावा जो ये इनर मेम्ब्रेन होती है ये क्या है? इनर की साइड क्या है? फोल्ड हो रखी होती है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। तो ये जब फोल्ड होती है तो ये क्या है? एक जंक्शन बना लेती है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टिया जंक्शन। तो ये जंक्शन क्या है? जब इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होती है तब बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है और ये जो इसके अंदर ये जो खाली स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अंदर फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या है? खुद का डीएनए होता है और ये क्या है? मैट्रिक्स है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और इसका जो मेन फंक्शन है वो है एनर्जी जनरेट करना, जिसको क्या है? सेल यूज करते हैं अपने अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनली है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स विद इन अ यूकैरियोटिक सेल इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस एंड फॉर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है? एक मेम्ब्रेन का नेटवर्क सा बना लेता है, गुच्छा सा, जो यूकैरियोटिक सेल है उन्हीं के अंदर होती है मेनली ये भी। और ये क्या है? प्रोटीन और लिपिड को सिंथेसाइज करने में, बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि मेनली इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन और लिपिड को बनाना, सिंथेसाइज करना। और इसके अलावा ये क्या है? इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी करता है, यानी कि सेल के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट करना है ना, मतलब सेल के अंदर इधर से उधर कोई भी सामान लेके जाना है, कुछ भेजना है, तो वो भी काम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये दो फॉर्म में है, स्मूथ और रफ। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह का होता है ये। किस बेस पे? अब क्या होता है कि एक तो सिंपल ऐसा होगा जिसके ऊपर क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे ना, तो उन स्ट्रक्चर को, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि यहाँ पे क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इसका सरफेस क्या है? थोड़ा रफ दिखाई देता है। और जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब क्या है? सिंपल ऐसे ही होता है, तो वो क्या है? उसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ दिखेगा, तो उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द ईयर ऑफ्टन शो राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। जिनके आउटर सरफेस पे क्या है? राइबोसोम अटैच होते हैं, उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द ईयर बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होंगे वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें राइबोसोम अब्सेंट होते हैं वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो RER है यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। ये क्या काम करेंगे? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन बनाना और प्रोटीन को सिक्रीट करना। ठीक है, मेनली रफ ER का क्या काम होता है, क्या फंक्शन है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना और सिक्रीट करना उनको। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें दिख रहा है जिसमें ये ब्लू ब्लू कलर के डॉट हैं, तो ये क्या है? रफ ER है, क्योंकि ये ब्लू ब्लू डॉट है ये किसको? राइबोसोम को रिप्रेजेंट करें। इनकी सरफेस पे क्या? राइबोसोम है, तो इसलिए ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये वाले जो हैं जिनके ऊपर क्या है? कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है इनका, तो इनको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की अब्सेंस में ईआर अपीयर स्मूथ, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा जब उसके ऊपर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होंगे तो उसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ दिखेगा, बिल्कुल भी रफनेस नहीं आएगी, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SCR इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, जो SCR है वो मेजर साइट है लिपिड को सिंथेसाइज करने के लिए। अब हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, प्रोटीन और लिपिड दोनों को सिंथेसाइज करता है, वो तो कॉमन है, लेकिन जो रफ वाला है वो क्या है, मेनली प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, लिपिड को सिंथेसाइज करता है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन SCR। एनिमल सेल में जो स्टीरोइडल हार्मोन होते हैं वो मेनली कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, यहीं पे वो मेजर साइट जहां पे ये हार्मोन सिंथेसाइज होंगे। उससे नेक्स्ट है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज को हम गोल्गी अपरेटस भी बोलते हैं। कैमिलो गोल्गी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडीज को ऑब्जर्व किया था कि ऐसा भी कोई स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट है। इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी 1898 में, तो इन्हीं के नाम पे क्या है, इस स्ट्रक्चर का नाम गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी पड़ा था। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, कुछ इस तरह का होता है, 3-4 लेयर्स ही प्रेजेंट होती हैं अलग अलग, जो एक दूसरे से अटैच भी नहीं होती, तो इनको हम क्या बोलते हैं, गोल्गी अपरेटस। कैमिलो गोल्गी फर्स्ट ऑब्जर्व गोल्गी अपरेटस नियर द न्यूक्लियस। कैमिलो गोल्गी ने पहली बार न्यूक्लियस के नियर गोल्गी अपरेटस को ऑब्जर्व किया था। इट कंसिस्ट सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रोक्स पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक कोल्ड सिस्ट्राइन। अब यहाँ पे क्या है, ये जो भी मेम्ब्रेन होती हैं ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं ये, जो एक दूसरे के पैरेलल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स जो हैं पैरेलल में है, जैसे कि ढेर सा पड़ा होता है इनका एक दूसरे के पैरेलल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट्रेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, जैसे ये पढ़े हैं इसको क्या बोलेंगे हम, सिस्ट्रेन। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी अपरेटस। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी कि SCR और RER क्या है, लिपिड और प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो वो मटेरियल जो वो ER सिंथेसाइज कर रहा है, बना रहे हैं, यानी कि लिपिड और प्रोटीन, वो क्या है, पूरे सेल में पहुंचाना, मतलब पूरे सेल में उसको पैक करके डिस्पैच करना, वो किसका काम होता है, गोल्गी अपरेटस का। गोल्गी बॉडीज क्या करेंगी, पहले उनको पैक करेंगी और फिर डिस्पैच करके क्या उनको पूरे सेल में पहुंचाती है, सेल के अंदर भी और बाहर भी, यानी कि एक तरह से कोरियर का काम कर रही है, मतलब कि सामान को पैक करके उसको डिस्पैच करती हैं और अपनी जगह पे पहुंचाने का काम करती हैं गोल्गी अपरेटस। इट्स फंक्शंस इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। जो मेनली गोल्गी बॉडीज है इनका फंक्शन क्या होता है, ये स्टोर करती है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा सामान आ गया उसको स्टॉक में रख लेना। ठीक है, यानी कि स्टोरेज का काम भी करेगी, उनको मॉडिफाई भी करेगी, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ है, कुछ गड़बड़ है तो उसको थोड़ा ठीक कर देना, और उस प्रोडक्ट को क्या है, पैक कर देती हैं वेसिकल्स में। फिर क्या है, अगर सेल के अंदर जरूरत है तो वहां पे, और अगर बाहर जरूरत है तो वहां पे उनको उस सामान को पहुंचा देती हैं। एंड इट इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन के लिए ये क्या है, मेजर साइट है, मतलब यहाँ पे गोल्गी अपरेटस के पास क्या, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड दोनों ही फॉर्म होते हैं, और इसके अलावा ये स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम भी करती है। तो मेनली इसका फंक्शन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन करना, और जितना जो भी सामान है ER ने बनाया है उसको स्टोर करना, मॉडिफाई करना और पैक करना वेसिकल्स की फॉर्म में, और वहां जहां भी उसको पहुंचाना है वहां पहुंचा देना। उसके बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है लाइसोसोम्स। Lysosomes, they are a minute structure containing enzyme that digest or remove the particles which are useless or may be harmful for the cells. अब ये क्या है, मिनट स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कुछ इस तरह के सर्कुलर बॉडी होगी, ये जो पड़े हैं इनको हम क्या बोलेंगे, लाइसोसोम बोलते हैं। ये छोटे छोटे ही स्ट्रक्चर होते हैं,
इनके अंदर क्या है, कुछ इस तरह के एंजाइम होते हैं जो उन सब्सटेंस को, जो कि या तो हार्मफुल है हमारे सेल के लिए या फिर यूजलेस है, मतलब कोई काम नहीं आ रहे, वेस्ट पड़े हैं, या फिर जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन सेल को डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है। मतलब या तो उनको डाइजेस्ट कर लेगा या फिर उन पार्टिकल्स को रिमूव कर देगा सेल से। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल्स। तो जो लाइसोसोम्स हैं उनको सुसाइड बैग भी कहा जाता है सेल का, क्योंकि अगर सेल क्या है, खराब हो रहा है, मतलब सेल के अंदर कोई दिक्कत आ गई, कोई कमी आ जाती है, या कई बार क्या है सेल के अंदर बहुत ज्यादा हार्मफुल कोई सब्सटेंस आ गया, तो उस केस में लाइसोसोम क्या करता है, खुद के ही सेल को खा जाता है। ठीक है, मतलब अपने ही सेल को खत्म कर देता है, मार देता है। तो इसीलिए क्या है, लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। इससे नेक्स्ट है, स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। जो लाइसोसोम क्या है, एक ये थैली की तरह होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता कौन है, दिस एंजाइम्स आर मेड बाय RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर्म करता है और कहाँ पे पहुंचा देता है, लाइसोसोम को भेज देता है। दे हेल्प टू कीप सेल्फ क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज बोर्न आउट सेल ऑर्गेनेलिज। तो ये जो लाइसोसोम होता है, जो भी सेल के को साफ सुथरा रखने के लिए और फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करने में, मतलब बाहर का फॉरेन मटेरियल आ गया या फिर कुछ वेस्ट मटेरियल वहां पे पड़ा है, वहां पे पड़ा हुआ है, तो उसको क्या है, साफ कर देता है, ये क्लीन कर देता है। तो इससे क्या है, ये सेल को साफ रखता है, क्लीन रखता है। और इसके अलावा क्या है, ये जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिज है उनको वोर्न आउट भी कर देता है, कि अगर कोई बाहर से कुछ चीज आई जो हार्मफुल है सेल के लिए, तो लाइसोसोम क्या करेगा, ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा कि वो सेल को क्लीन करने लग गया, तो जो दूसरी सेल ऑर्गेनेलिज है उनको भी पता चल जाता है, तो जो अदर सेल ऑर्गेनेली हैं वो भी क्या है, सावधान हो जाती है इस चीज से। जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज थी वो यही थी। इसके अलावा वैक्यूल्स वगैरह होते हैं, तो वो वैक्यूल्स प्लास्टिड हैं, तो वो सब क्या है, प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। और हम यहाँ पे क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मेनली जो ह्यूमन बॉडी के सेल में जो सेल ऑर्गेनेलीज है वही हमें यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वॉज द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, बोटेनिस्ट थे, जिन्होंने क्या है, न्यूक्लियस के बारे में बताया था। इट एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस क्या है, सेल का कंट्रोल सेंटर है, मतलब सेल का दिमाग कौन है, न्यूक्लियस है। एक तरह से जैसे हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है ना, वैसे ही सेल के अंदर कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है। तो ये क्या है, सेल का कंट्रोल सेंटर है। रेगुलेटिंग एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी जो अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म कर रहे हैं उन सबको क्या है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल में रखता है। जैसे कि ग्रोथ की, क्या ग्रोथ करनी है, कब डिवीजन करनी है सेल को, वो सब क्या है, न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, या जो अदर लिपिड वगैरह सिंथेसाइज हो रहे हैं और कुछ फॉर्मेशन हो रही है, तो वो सब क्या है, न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स इट कंटेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस क्या है, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, जो क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इन दोनों को सेपरेट आउट करके रखती है। ठीक है, कि भाई साइटोप्लाज्म का मटेरियल न्यूक्लियस के साथ आके मिक्स ना हो जाए, ये दोनों अलग अलग रहे, इसीलिए क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगी, न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म में जितनी सेल ऑर्गेनेली है उनको सेपरेट आउट करके रखती है, ताकि बिल्कुल वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बना रहे और कोई भी काम इंटरमिक्स ना हो। इट कंट्रोल बोथ केमिकल रिएक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस है वो क्या है, सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करे, तो उसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन जितनी भी सेल में हो रही है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो रही है, डाइजेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सारी केमिकल रिएक्शंस और रिप्रोडक्शन सेल की, मतलब कब क्या है, सेल को रेप्लिकेट करना है, को कैसे करना है, तो वो सब क्या है, न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। The nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structure only when the cell is about to divide। तो सेल के अंदर क्या है, जब सेल को डिवाइड होना होता है, मतलब क्या करेगा, सेल डिवाइड होगा, जैसे कि क्या है, एक सेल क्या है,
डिवाइड होके 2 सेल में बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या है, डिवीजन तो चलती रहेगी, यही इसकी रिप्रोडक्शन है, तभी तो क्या है नए सेल बनेंगे। तो इस टाइम पे क्या है, एक रोड शेप स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो ये क्या करेंगे, जो इंफॉर्मेशन है इनहेरिटेंस की, वो क्या करते हैं, पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में लेकर जाते हैं। क्रोमोसोम क्या करेंगे, जो इंफॉर्मेशन है इनहेरिटेंस की, वो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाते हैं। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो ये जो क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं वो किसकी फॉर्म में लेके जाते हैं, डीएनए की फॉर्म में। डीएनए क्या है, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरह का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है। और इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन जो भी पेरेंट्स के जो करेक्टर्स, जो भी हम पेरेंट्स से जितना मैच करें, वो सब क्या है, इसके थ्रू जाता है। तो वही क्या है, एक सेल से दूसरे सेल में जब वो सेल डिवाइड हो जाता है तब ट्रांसफर होता है। उसके बाद फंक्शंस क्या क्या है सेल के, फंक्शन ऑफ सेल। फर्स्ट क्या है, सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। सेल प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म गिविंग द शेप एंड स्टेबिलिटी, एडिशनल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। तो अब जो सेल क्या है, बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जैसे हमने पढ़ा था अभी कि ईंटों से क्या मिलके एक दीवार बनी, दीवारों से मिलके कमरा, कमरे से मिलके क्या घर बना। तो उस एक ईंट ने क्या है, मेनली बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क किसने दिया, ईंटों ने ही तो दिया। वैसे ही सेल क्या है, हमारी पूरी बॉडी को, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको क्या है, एक बेसिक फ्रेमवर्क देता है, जिससे उनकी पूरी बॉडी क्या तैयार हो जाती है, सपोर्ट मिलता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। और जितनी भी शेप और स्टेबिलिटी है वो किसकी वजह से आई, सेल की वजह से आई। और हमारा जो सेल होता है वो प्रोटेक्शन और सपोर्ट का भी काम करता है। उसके बाद क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन का। सेल कन्वर्ट न्यूट्रिएंट इनटू यूजेबल एनर्जी थ्रू प्रोसेस लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अभी हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। तो जो एनर्जी क्या है, फूड में जो न्यूट्रिशन थे उनको क्या है, यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। तो इनसे क्या है, जो भी वो फूड लेते हैं, फूड में जो न्यूट्रिशन होता है उससे क्या है, एनर्जी बना लेते हैं। और वो एनर्जी क्या है, हम हमारी लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज करते हैं, मतलब हम हमारी एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। तो मेनली हमारी बॉडी में सेल प्रोडक्शन का काम कहाँ पे हो रहा है, सेल में हो रहा है। तो यानी कि सेल एनर्जी प्रोडक्शन का भी काम करते हैं। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, वेस्ट प्रोडक्ट एंड अदर सब्सटेंसेस। अब सेल क्या है, सेल के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी होता है। सेल को ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, वो क्या है, वो लेगी। जो CO2 वेस्ट मटेरियल है वो निकाल देगी। जो एनर्जी हमें चाहिए वो निकाल देगी। यानी कि सेल क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा के सामान का। जो इसको चाहिए होता है वो ये लेते हैं, और बाकी का जो देना होता है वो दे देते हैं, निकाल देते हैं अपनी बॉडी में से। और वेस्ट मटेरियल भी क्या है, निकाल देते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और सेल क्या है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेल ग्रो एंड डिवाइड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस। सेल क्या है, माइटोसिस नाम की प्रोसेस से क्या है, ग्रो करते हैं और फिर डिवाइड हो जाते हैं। मतलब एक सेल से 2 सेल, फिर वो 2 सेल क्या है, आगे 4 में डिवाइड होगी। तो इस तरह से क्या उनकी डिवीजन होती रहती है माइटोसिस के थ्रू। तो इसी से क्या उनकी रिप्रोडक्शन होती है। अनेबलिंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड रिपेयर टिश्यू। तो इससे क्या है, जो भी सेल क्या है पुराना हो गया, जिसकी वजह से क्या है, मतलब टिश्यू किससे मिलके बना है, सेल से मिलके बना है। अगर सेल के अंदर कोई दिक्कत आएगी, ठीक है, कोई सेल खराब हो गया, उसकी जगह नया आएगा, तभी तो वो टिश्यू रिपेयर होगा ना। तो यानी कि टिश्यू रिपेयरिंग में और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में सेल क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट है प्रोटीन सिंथेसिस। सेल सिंथेसाइज प्रोटीन्स विच आर एसेंशियल फॉर वेरियस सेलुलर फंक्शन। जो प्रोटीन्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है बहुत अलग अलग सेलुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोटीन को कौन सिंथेसाइज करता है, सेल के अंदर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। और इसके अलावा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड भी सिंथेसाइज करता है। तो वो भी क्या है, हमारी सेलुलर एक्टिविटी के लिए ही रिक्वायर्ड है।
तो सेल क्या है, प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज करता है, जिससे क्या है बहुत सारी अलग अलग सेल्यूलर एक्टिविटी, सेल्यूलर फंक्शन परफॉर्म हो पाते हैं। तो ये इसके थे फंक्शन। आज हमने इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर सेकंड कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।